कर रहे हैं इमोशन की, ठीक है। तो इमोशन शब्द जो है वो बना है इमूवर से। इमूवर का मतलब है, जो लिटरल मीनिंग है टू एक्साइट, उत्तेजित करना। माइक किसका ऑन है? सुप्रिया बंद कीजिए माइक। टू एक्साइट, ठीक है। एक्साइट करना, उत्तेजित करना या उत्तेजित होना, ये दो कंडीशन हैं इमोशंस के, जो इमूवर के वर्ड के लिटरल मीनिंग है। 1960 के दशक में इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी स्टडी की गई, ठीक है। और एक स्टडी जो हम बैक में चले जाएं अगर, तो किसी को याद होगा कि वाटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रेनॉर के साथ मिलके, अल्बर्ट नाम के बच्चे पर। याद है किसी को एक्सपेरिमेंट? उजले रंग के खरगोश से बच्चा डरने लगा था, ठीक है। कंडीशनिंग की बात कही गई थी, लर्निंग के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन बच्चा क्या था, फियर इमोशन डेवलप कर गया, फोबिया डेवलप कर गया था, ठीक है। तो उस फोबिया में दूसरा हिस्सा जो था वो क्या था, फियर, डर। और डर क्या था, इमोशन। तो इमोशन की स्टडी बहुत पहले शुरू हो गई, वाटसन से ही अगर आप बात कर लें, ठीक है। तो वाटसन के स्टडी से ही ये शुरू हो गई। हालांकि ब्रिज ने इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है कि किस एज में कौन से इमोशन डेवलप होते हैं। ब्रिज का एक पूरा चार्ट है, ब्रिज चार्ट बोलते ही हैं इमोशंस के। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि प्राइमरी इमोशंस कौन से हैं और सेकेंडरी इमोशन कौन से हैं। कोई बता सकता है? सर फॉल है प्राइमरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन कौन सा है, कौन बताएगा? लव, एंगर और लव एंगर, लव लव एंगर और फियर, ठीक है। और एक और आता है द्वेष, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? जेलसी नहीं, एक और वर्ड आता है, अच्छा आता है याद, तो हम बताते हैं। लव एंगर है ना, और एक और वर्ड है जो हम भूल रहे हैं। बाकी सारे इमोशन सेकेंडरी इमोशन हैं, ठीक है। ये सब प्राइमरी इमोशन इसलिए कहे जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जन्म के बाद ही बच्चों में देखने को मिलते हैं, और बाकी सारे इमोशन जो हैं वो डेवलप करते हैं आगे चल के। तो हम लोग बात करें कि आखिर इमोशन है क्या, व्हाट इज़ इमोशन। तो इमोशन की एक बहुत अच्छी परिभाषा हम आपको देते हैं कि इमोशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग। ये फीलिंग का एक ऐसा जटिल अवस्था है दैट रिजल्ट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसके परिणाम के स्वरूप हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं, जो हमारे थॉट को प्रभावित करते हैं, जो हमारे थिंकिंग को, हमारे थॉट को प्रभावित करेंगे। क्लियर है? तो एक जो सब्जेक्टिव फीलिंग की बात थी वो आपका इसमें आया कि स्टेट ऑफ फीलिंग, स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग भी बोल सकते हैं। किसी ने बताया था अभी कि सर सब्जेक्टिव फीलिंग। क्लियर है? डिफिनेशन से कुछ समझ में आई बात कि एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्टेट है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं, और जो हमारे थॉट को प्रभावित करते हैं, हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। इमोशनल कंडीशन में हमारा थॉट बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। हेलो जी सर, प्राइमरी इमोशन में एक था सर डिसगस्ट। यस, डिसगस्ट, लव एंगर डिसगस्ट, फियर नहीं है, ठीक है। लव एंगर डिसगस्ट। कोई दिक्कत इसमें इतनी दूर समझने में? बोलिए। नो सर। इमोशन और सेंसेशन में क्या अंतर हो सकता है?
परिभाषा क्या थे? कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ, या आप इसको ऐसे कर लें कि फीलिंग और इमोशन में क्या अंतर है। फीलिंग बोलते हैं भाव को, इमोशन बोलते हैं संवेग को। ये ज़्यादा कंपेटेबल सवाल है कि फीलिंग और इमोशंस में क्या डिफरेंस है। कौन बताएगा? फीलिंग तो एक मिनट, एक आदमी, वन बाय वन, इमोशन होता है, बिहेव से रिलेटेड होता है। एक आदमी, धीरे धीरे सर। हाँ बोलिए। हाँ, फीलिंग सर होता है हमारे थॉट से रिलेटेड होता है सर। थॉट से रिलेटेड होगा, और इमोशन तो हमारे थॉट को प्रभावित ही कर रहा है। ये तो डिफिनेशन ही हमने आपको दिया। इमोशन हमारे बिहेव से रिलेटेड होगा सर, हमारे बिहेव से रिलेटेड होगा। बहुत एक्यूरेट ये कीजिए ना। इमोशन में सर कॉग्निशन इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन सेंसेशन में प्राइमरी स्टेज है, उसमें कॉग्निशन नहीं होगा। जब भी फीलिंग में या सेंसेशन में कॉग्निशन शामिल होगा तभी हम उसके प्रति गुस्सा करेंगे या खुशी करेंगे या अच्छा बबीता, अच्छा मेरा सवाल है बबीता फिर आपसे कि एक छोटे जो प्राइमरी इमोशन है लव, ठीक है, और एंगर और डिसगस्ट, ये 3 प्राइमरी इमोशन है जो जन्म के तुरंत बाद बच्चों में देखे जाते हैं। तो इनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या डेवलप हो चुका होता है लव के प्रति? उस समय नीड रहती है सर। तो फिर कैसे आप कह सकती हैं कि फीलिंग और इमोशन में डिफरेंसेस है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के आधार पे? नहीं कह सकते हैं। बहुत सिंपल सा, देखिए इसमें दिक्कत ये है कि आप लोग बहुत चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है तो व्यू जो है ना एनालिटिकल कीजिए, एनालाइज कीजिए। और इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम कोई बात पूछते हैं तो उसके रूट जो है आपको हम दे चुके होते हैं, और हम यही देखते हैं कि आपने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग, फीलिंग क्या है? एक सुपरफिशियल स्टेटस है, इमोशन का ही सुपरफिशियल स्टेटस है, हल्का फुल्का स्टेट। और जब कॉम्प्लेक्स स्टेट की बात करेंगे तो वो इमोशन है। तो इमोशंस का जो हल्का प्रभाव है वो फीलिंग है, और इमोशन का जो जटिल प्रभाव है वो इमोशन है, ऐसे समझिए। तो दोनों के लेवल में ही सिर्फ इंटेंसिटी में अंतर है। पहला चीज़ कि दोनों की इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगी, जटिलता जैसे बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बढ़ेगी, वो इमोशन की तरफ मर्ज कर जाएगा। और नहीं तो फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग, ठीक है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब नहीं अच्छा लग रहा है तो ये फीलिंग है हमारी, और ये जब एक्सट्रीम चला जाएगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इमोशंस हमारा क्या होगा? निगेटिव थॉट आने लगेंगे। तो एग्रीग्रेटेड बढ़ा हुआ चीज़ें हैं। तो पहले इमोशंस के कैरेक्टर को समझ लीजिए कि इमोशंस के कैरेक्टर क्या है। इमोशन जो होगा वो डिफ्यूज्ड होगा। डिफ्यूज का मतलब कौन बताएगा? अलाउ से होता है सर कि डिफ्यूज करना। विकीर्ण, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकीर्णता, विकृत हो जाना या विघटित हो जाना, पूरे बॉडी में एक तरह की चेंजेस ला देगा, ठीक है। फाइट और फ्लाइट का सिस्टम हाँ, आपने आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स में आपके कुछ भी हो सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैरेक्टर अगर बात करें तो DPCM हम उसका फुल फॉर्म हमने किया है। एक डिफ्यूज्ड होगा, दूसरा क्या होगा? परसिस्टेंट, लंबे समय तक कोई चीज़ परसिस्ट करे, ठीक है, DPCM। तो एक तो डिफ्यूज होगा, दूसरा परसिस्टेंस देखा जाएगा, तीसरा जो होगा कॉम्युलेटिव होगा। एक फीलिंग दूसरे फीलिंग से जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और वो आखिरी में इमोशन का रूप लेगा, ठीक है। तो फीलिंग तह पर तर बहता जाए, ठीक है। अब इस बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अर्चना ने एक दिन हमको धोखा दिया, हम बहुत बिलीव करते हैं अर्चना पर, ठीक है। हमारे फीलिंग्स को हर्ट पहुंचा, हमने कहा कि अच्छा चलो दोस्त है हमारी, ठीक है, किसी कोई वजह रही होगी। दूसरी बार उन्होंने फिर हम मेरे साथ क्या किया? प्ले फॉल्स, फिर धोखा दिया हमको, ठीक है। फिर हमने कहा कि चलो होता है, कभी कभी कोई सिचुएशन रहा होगा,
ठीक है, लेकिन ये फीलिंग घर कर रहा है कि अरे ये 2 बार धोखा दे चुकी है हमको, तीसरी बार जब वो फिर अगर ऐसा ही हुआ, फिर वही फीलिंग्स आएगी और उसके बाद ये कंक्लूड हो जाएगा, आपस में मर्ज कर जाएगा, ठीक है, कॉम्युलेटिव इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद हमको अर्चना से हो गई घृणा, इमोशन के रूप में वो आ गया सामने, ठीक है। समझ में आई बात कि कैसे जो आपके फीलिंग्स हैं वो कॉम्युलेटिव एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और धीरे 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 वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्चना डोंट माइंड, आपका नाम हमने ले लिया सर। इस तरह तो एटीट्यूड भी होगा सर। हेलो सर। हाँ, इसी तरह आस्ते आस्ते तो एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है हाँ इंसान ठीक का। है, एटीट्यूड डेवलप होता है। तो एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या तरीका है, वहाँ भी तो ABC कंपोनेंट है। ये सर। हाँ, अफेक्टिव, वहाँ तो भाव है, फीलिंग लगा ही हुआ है। और चौथा जो है वो है मोटिवेशनल। इमोशन क्या होता है, बाय नेचर मोटिवेशनल होता है। तो इमोशन में मोटिवेशन भी देखा जाएगा, ठीक है। और मोटिवेशन कैसे देखा जाएगा, कौन बताएगा? अब हमको अर्चना से हो गई नफरत, ठीक है, सचमुच में नहीं, तो हम क्या करेंगे? अर्चना हमारे सामने से गुजरेंगी तो हम देखेंगे उनको? नहीं सर, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करके निकल जाएंगे, रास्ता बदल देंगे। सर कोई और उदाहरण दीजिए। नहीं, अच्छा कोई और उदाहरण आशा मैडम की आवाज बहुत प्यारी है सर, उनको मत कहिए। हम पहले ही सॉरी बोल दिया है भाई। अब असल में मेरे सामने जो नाम आता है ना, हम उसी में से एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब इत्तेफाक से आप ही का नाम आ गया, इसलिए हम पहले ही कहें कि अदरवाइज नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मोटिवेशन फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे अंदर इमोशन डेवलप करेगा, तो इमोशन का एक कैरेक्टर ये है कि उसमें मोटिवेशन वो आपको एक ख़ास डायरेक्शन में ले जाएगा। या तो फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे, या तो हम लड़ लें आपसे कि आपने धोखा क्यों दिया हमको, आपने 2 बार दिया, 3 बार दिया, फाइट कर लेंगे आपके से, या फिर फ्लाइट कर लेंगे, रास्ता बदल लेंगे कि ना ना हैं। ओपोनेंट प्रोसेसिंग थ्योरी इसी पे बेस्ड है, इमोशन मोटिवेशन पे सर। ठीक है, थ्योरी पे आते हैं, आपको पकड़ेंगे थ्योरी में, इसलिए आप अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी पर तैयार रहिए। तो ये कैरेक्टर था, याद रखिएगा, DPCM, डिफ्यूज्ड, परसिस्टेंट, कॉम्युलेटिव और मोटिवेशन। ये 4 चीज़ें, 4 कैरेक्टर हैं इमोशन के, ठीक है। तो डिफ्यूज़ होगा, पूरे बॉडी में एक साथ चेंजेस देखने को मिलेंगे, परसिस्ट करेगा, लंबे समय तक फीलिंग के भाव जुड़े रहेंगे, कॉम्युलेटिव वो आपस में जुड़ते जाएंगे, और मोटिवेशन वो आपको एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जाएंगे। क्लियर है? तो ये था कैरेक्टर्स। इमोशन के डेवलपमेंट को छोड़ दीजिए, ब्रिज का वो चार्ट है, ठीक है, ब्रिज के चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमको बताइए कि इमोशन पर मैच्योरिटी का और लर्निंग का क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों का इफेक्ट पड़ेगा सर, मैच्योरिटी का भी, लर्निंग का भी। तो मैच्योरिटी का पहले बता दीजिए। लर्निंग का तो आप बता सकती हैं, जो कि लर्निंग की थ्योरी ही वाटसन की थ्योरी है, जिसकी चर्चा हमने अभी की, अल्बर्ट नाम के बच्चे पर। वो लर्निंग की ही थ्योरी थी, ठीक है, कि लर्निंग का संबंध इमोशन में देखा जाता है, ठीक है, यानी लर्निंग जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा जो है मैचुरेशन, हमारा उम्र बढ़ रहा है और वैसे वैसे हमको इमोशंस विकसित हो रहे हैं। तो ब्रिज का जो चार्ट था वो यही बताता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता गया वैसे वैसे इमोशंस बढ़ते चले गए। पहला फैक्टर जो ब्रिज का क्लासिफिकेशन है। दूसरी चीज़ें कोई एक्सपेरिमेंट बताइए। सार्टेन एट ऑल का एक एक्सपेरिमेंट है, ब्रिज ही का तो दिया है उसने एग्जाम्पल, है ना, ब्रिज का ही एग्जाम्पल दे दीजिए कि 2 साल में ये विकसित होती है, 3 साल में ये होता है, 4 साल में ये होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इमोशंस के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, कौन से इमोशन किस एज में होते हैं, जो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि
जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे इमोशंस की संख्या बढ़ती जाती है। शुरू में प्राइमरी इमोशन जो होते हैं जन्म के समय 3 होते हैं, फिर 6 महीने में वो 6 हो जाते हैं, फिर 9 महीने में वो बढ़ के 12 हो जाते हैं। तो ऐसे इमोशंस की संख्या बढ़ती चली गई है, जो कि साफ इंडिकेट करता है कि मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को प्रभावित कर रहा है। और दूसरा लर्निंग का था, तो लर्निंग का जो संबंध था वाटसन और रेनॉर का, ठीक है, इन्होंने जो काम किया अल्बर्ट नाम के बच्चे पर, वो यही देखने के लिए किया था। क्या था एक्सपेरिमेंट? इसमें अल्बर्ट नाम के बच्चे को कंडीशनिंग के द्वारा फियर इमोशन को डेवलप किया गया था। ठीक है, यस सर। तो बच्चे में डेवलप हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। 2 चीजें डेवलप हुई थी इस दौरान। एक तो आपको पता है, जो किताब ने आपको बता दिया, यस, कि इससे मिलता जुलता इससे मिलती जुलती जो भी चीज इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 चीजें हुई थी। एक की पढ़ाई तो हम लोगों ने किताब में पढ़ी है, दूसरे को अंडरग्राउंड कर दिया गया, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हम बता देते हैं आपको। पहला तो कंडीशनिंग से अल्बर्ट नाम के बच्चे पर जो फियर इमोशन देखा गया कि कैसे डेवलप कर रहा है ये, ठीक है, और रेनॉर के साथ ये मिलकर काम कर रहे थे, तो इधर लव इमोशन डेवलप कर गया। और वाटसन ने रेनॉर से शादी कर ली। ये दूसरा वाला हिस्सा हम आपको बता दें। इतनी गहरी न्यूज़ कहाँ से मिल गई सर? हम लोग को तो मिल नहीं थी आज तक। ये तो बहुत गहरी न्यूज़ है सर। ठीक है, तो देखिए हम बहुत माइन्यूटली किसी चीज को पढ़ते हैं। किसी वही डेवलप नहीं हुआ, दूसरे साइड भी डेवलप हो गया। मैडम का क्या नाम था सर? नाम बताइए उनका। वाटसन के साथ जो काम। रेनॉर एक्चुअली उनकी स्टूडेंट थी। वाटसन की ये दूसरी वाइफ थी। इतना डीप तो हम लोग पढ़वे ना किया था सर। हम लोग चाइनीज पिक्चर देखते थे ना जब, तो हु हा कुंफू वाला जब पिक्चर आता था, तो उसमें जो गुरु होता था ना, बूढ़ा दिखाता था, और उसके पास मार्शल आर्ट बहुत अच्छा होता था, ठीक है, तो वो सारे दांव पे सिखा देता था। और कभी कभी वो स्टूडेंट जो होता था वो रिबेलियन हो जाता था, या वो मतलब एंटी सोशल हो गया, तो वो फाइट करने लगता था। तो गुरु जो था ना, एक आध दांव अपने लिए बचा के रखता था, आखिरी में उसी से वो उसको चित करता था। तो कुछ हेलो सर, हम लोग सर सुनिए, हम लोग को जो पढ़ा रहे ना, ये चीज को हम हो सकता है कि हम लोग वहाँ डेमो दें, इसी तरह से हम लोग को पढ़ा दी कि हम जाके वही जाके बोले। अब की दाव मत बताइए सर, पूरा दाव दे दीजिए हम लोग को। एक आध हम बचा के नहीं रखे अपने लिए। नहीं सर, आपके लिए बहुत है सर, हम लोग एकदम खत्म है, हम लोग को सिलाइए सर। थोड़ी सी थ्योरी पे हम लोग आ जाएं। संवेग, अच्छा मेजरमेंट की बात कर लें, फिर थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी एंड में करेंगे हम लोग। इमोशंस को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? जीएसआर, और इसका दूसरा नाम भी है लाइट डिटेक्टर। नहीं, लाइट डिटेक्टर झूठ को पहचानने के लिए। जी सॉरी, बीपी। हाँ, एक गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसआर, और क्या होगा? बीपी। वेरी गुड, ब्लड प्रेशर। जी, इसको पीजीआर भी बोलते हैं। देखिए, गैल्वेनिक इसको स्किन रिस्पॉन्स जो था, गैल्वेनिक का ये हुआ, तो इसको बाद में नाम बदल के दिया गया, इसका नाम रख दिया गया पी से है, पॉली गैल्वेनिक रिस्पॉन्स। पीजीआर भी कहा जाता है इसको, आईजीआर भी शायद कहते हैं, कहीं कहीं आईजीआर का नाम है या नहीं। पीजीआर तो बोलते हैं और जीएसआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है जो स्किन के कंडक्शन से पता करता है कि आपको इमोशन हो रहा है कि नहीं। तो स्किन कैसे बताएगा? रोंगटा खड़ा हो जाएगा सर, डर का जो होगा। रोआ खड़ा होना, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, ठीक है, रुआ खड़ा होना।
तो फिर हमारे जो ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे। इमोशन को मेजरमेंट कर ली, जब हम गुस्से के हालत में होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। जब हम डर की हालत में होंगे, सॉरी सर नेट इशू अनुराग, अच्छा तो जब हम गुस्से की हालत में होंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हम डर की हालत में होंगे, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हमारा लो कर जाए। तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस जो है वो ये भी बतलाते हैं कि हम इमोशंस के हालत में हैं। तो ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज क्या होगा, 120/80। इसमें सिस्टोलिक कौन है, डिस्टोलिक कौन है, कौन बताएगा? अब सिस्टोलिक ऊपर वाला तो 120 होता है सर, नीचे वाला 10 होता है। तो सिस्टोलिक कौन होता है, डिस्टोलिक कौन होता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक सर ऊपर वाला सर सिस्टोलिक होता है 120। ऊपर वाला सिस्टोलिक जी, और नीचे वाला डिस्टोलिक सर। क्या होता है ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक? हाई रक्तचाप सर ऊपर का होता है, नीचे का लो रक्तचाप होता है। नहीं, देखिए अब बहुत इसको आपको जानना होगा कि एक जो है दिल में ब्लड के जाने की स्पीड है, हार्ट में ब्लड जो जा रहा है, ठीक है, बॉडी से जो हार्ट को जा रहा है ब्लड, उसकी स्पीड, और एक हार्ट से जो बॉडी को आ रहा है उसकी स्पीड, ठीक है। तो एक को सिस्टोलिक बोलते हैं, एक को डायलोस्टिक बोलते हैं। अब किसको सिस्टोलिक बोलते हैं, जो हार्ट में जा रहा है या हार्ट से जो आ रहा है? नहीं जानते सर, हम भी कंफ्यूज कर रहे थे, गलत नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक जनरल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इमोशंस का पता कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि ये आदमी गुस्से में है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी डिप्रेशन में है, ये आदमी नर्वस है। सब हम लोग वॉच कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन से। एक तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो आपकी स्थिति को बताएगा, इससे भी हम लोग ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक टेस्ट भी बनाया गया, ठीक है, जिसको प्रेसी XO टेस्ट बोलते हैं। प्रेसी ने एक फॉर्म बनाया था इमोशंस को मेज़र करने के लिए, इसको XO फॉर्म बोलते हैं, और इससे भी मेज़रमेंट होता है। इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पर क्या होगा, स्टेटमेंट कुछ शब्द हैं इसमें, ठीक है, और इस शब्द को क्रॉस करना होता है। तो इस शब्द के द्वारा आपको पता चलेगा कि कौन से इमोशन की फीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली 3-4 तरह के टेस्ट हैं। पहला आपका PGR है, दूसरा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया, तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट, चौथा आपका XO फॉर्म हो गया, प्रेसी का XO फॉर्म हो गया, और एक रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग स्केल है जिसमें कुछ आइटम्स हैं, उसकी रेटिंग करनी होती है। उससे भी पता चलता है कि आप में इमोशंस कहाँ पर हैं। तो इमोशंस को मेज़र करने के लिए कुछ टेक्निक्स है। बेसिकली PGR ज़्यादातर मेडिकल इसमें यूज़ करते हैं, और हम लोग अपने में ऑब्जर्वेशन या XO फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेसी का। अब एक रिलेशनशिप बता दीजिए हमको मोटिवेशन और इमोशन के बीच। शुरू में हमने चर्चा की थी इसकी। कोई आइडिया? दो चीज़ें तो बहुत कम हैं, सिमिलर हैं, कि मोटिवेशन और इमोशन में मेंटल एक्टिविटी क्या होती है, मेंटल स्टेटस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मानसिक अवस्था जो है दोनों में एक्टिव हो गई, चाहे वो मोटिवेशन में हो, ड्राइव करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, चाहे इमोशन में हो, फाइट एंड फ्लाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा जो है वो है कि दोनों ही में हम गोल डायरेक्टेड होते हैं। इमोशन में भी हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हमको क्या करना है, और मोटिवेशन में भी हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि क्या होता है। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है,
कि दोनों में एक्टिवेशन देखा जाएगा, दोनों गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होंगे। क्लियर है? कोई बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर। जो परिभाषा हमने दी थी शुरू में, उस परिभाषा में पहला लाइन था ये कि एक कॉम्प्लेक्स स्टेट, फीलिंग ऑफ स्टेट बताया गया जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो हमारे थॉट को प्रभावित करते हैं। ठीक है? तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, और ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये क्या हैं? क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा? तीन तरह चेहरा के लाल हो जाएगा सर, गुस्सा आएगा, हाथ का कड़ा हो देखिए, जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऐसे बहुत थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं बहुत आंख लाल हो जाएगी गुस्से में सर। अच्छा ठीक है, अभी पसीना पसीना हो जाएगा। कहाँ लाल हो रहा है? मोदी जी का नहीं हो रहा है, चीन घुस गया है। चलिए आइए इसको थोड़े से ब्रॉड इसमें कर लें कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस दो तरह के, एक एक्सटर्नल जो बाहर से दिखेगा, एक इंटरनल जो अंदर होगा। ठीक है? एक्सटर्नल बहुत सिंपल सा है, फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस। ठीक है? हम बहुत गुस्से में हैं, ये देखिए गुस्सा, ठीक है, तो आंख बड़ी हो जाएगी, ठीक है, भौं चढ़ जाएगा, चेहरा तन जाएगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन। बॉडी एक्सप्रेशन या बॉडी पोस्चर में, ठीक है, एक्शन में आ चुके रहेंगे। ठीक है? वोकल चेंजेस होगा, आवाज़ बदल जाएगी। गुस्से में आदमी का वोकल कॉर्ड बहुत भारी हो जाता है। तो ये जो है चेंजेस, ये एक्सटर्नल चेंजेज है जो बाहर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? और इंटरनल चेंजेस क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, पाइलो इरेक्शन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, पूरे मसल्स में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगा? सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, एपिनेफ्रिन जो है ब्लड में मिलके हमको इमोशनल स्टेट में ला देगा। ठीक है? तो अचानक सारे बॉडी में पूरा चेंजेस देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर चेंज हो गया, केमिकल चेंजेस में एड्रिनल ग्लैंड से चेंजेस देखने को मिलेंगे, सांस की गति बढ़ेगी, हृदय की गति बढ़ेगी, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। और क्या होगा? सलाइवा सेक्रेशन बंद हो जाएगा, गुस्से की हालत में लार नहीं चूता है, गला सूखने लगेगा, सेक्रेशन बंद, पूरे मसल्स में सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये सारे इंटरनल चेंजेस हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस दो तरह के, एक्सटर्नल और इंटरनल, याद रहेगा? जी सर। जी। आँख की पुतली वगैरह भी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने चेंजेस हैं सब डाल दीजिए, आँख की पुतली फैला दीजिए। ठीक है? और कुछ बोल रही थी आप, बोलिए। सर बोल रहा था फिर साइकोलॉजिकल क्या होगा सर? फीलिंग में ही तो परिवर्तन आएगा साइकोलॉजिकल में। हाँ। फीलिंग में परिवर्तन आ जाएगा, एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है? और क्या होगा? इमोशन में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है? फिर एग्जाम्पल अर्चना का दे देते हैं। ठीक है? अर्चना से बड़ी लड़ाई हो गई हमको, अर्चना ने 3 बार धोखा दिया है। आज हमको चौथी बार हमको पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल में, और अर्चना आके 50,000 रुपये दे गई कि आप इलाज करा लीजिए। इमोशन चेंज, एटीट्यूड भी चेंज, सब चेंज हो गया। अभी हम नफरत कर रहे थे, ठीक है, हम उसका मुंह देखना नहीं चाह रहे थे, अब अचानक हमारा इमोशन और एटीट्यूड सब चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेस हैं ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। ठीक है? इमोशंस बदल गए तुरंत। अच्छा, ब्रेन में भी कुछ चेंजेस होते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ब्रेन में भी कुछ चेंजेस हैं। ग्रैंडुअर चेंजेस है, हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव हो जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या निकलने लगेगा?
इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? इमोशन और मोटिवेशन को हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, वेव में भी चेंज हो जाता है सर, ब्रेन बीटा वेव में भी होने चेंज हो लगेगा। जाएगा। कौन सा वेव बनेगा, अल्फा की बीटा? बीटा सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बीटा वेव बनना शुरू हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, क्योंकि ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पर अमिगडाला, गायरस सिंगुलेट और सेप्टल एरिया, ये हमारे बिहेवियर और इमोशंस का सेंटर माना जाता है। तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे चेंजेस हो गए, बहुत सारा चेंज हम लोग कर दिया, फिजियोलॉजिकल चेंज। अब करना क्या है हम लोग को? थ्योरी। बेसिकली 3-4 थ्योरी आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। बहुत सिंपली हम आपको बताएंगे, बहुत बड़ा नहीं बताएंगे, बहुत सिंपली और बहुत आसानी से बताएंगे। ठीक है, पहला थ्योरी, सबसे पुराना थ्योरी इमोशंस का, जेम्स लॉजे थ्योरी। क्या कहता है ये? फिजियोलॉजिकल, हाँ, पहले व्यवहार होता है, फिर इमोशन आता है। इमोशन इज डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि कहने का कि हम शेर देखते हैं, 3 हिस्सा है। स्टिमुलस का परसेप्शन, सबसे पहले स्टिमुलस को परसीव करेंगे, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के बाद क्या होगा? फिजियोलॉजिकल बिहेवियर होगा। सबसे पहले इमोशन, सबसे पहले स्टिमुलस का परसेप्शन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर इमोशनल बिहेवियर। 3 हिस्सा त्रिभुज बनेगा। नंबर 1 स्टिमुलस का परसेप्शन, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नंबर 3 बिहेवियर। ठीक है, यानी हम शेर को देखा, हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ। ठीक है, हम भागे। ठीक है, और भागने के बाद फिर डर पैदा हुआ। हाँ, यानी पहले हम लोग भागते हैं फिर डरते हैं। यस, इस थ्योरी के अनुसार हम पहले भागते हैं फिर डरते हैं। अगर हम भागेंगे नहीं तो हम डरेंगे नहीं। तो जितने लोग भी इंटरव्यू में जा रहे हैं वो इंटरव्यू सिचुएशन से भागे नहीं, फेस कीजिएगा तो डर नहीं लगेगा, फेस करना है। चलिए, तो पहला सिद्धांत ये बताता है जेम्स लॉजे थ्योरी का कि फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर पर इमोशन डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर अगर हम करते हैं तो इमोशन उस पर निर्भर करेगा। अगर हम फिजियोलॉजिकल बिहेवियर नहीं करते हैं तो इमोशन हमको वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल थ्योरी है। नंबर दूसरा वाई शेप थ्योरी। ठीक है, कहता है कि कैननबर्ग थ्योरी, जिसमें बोलता है कि सबसे पहले स्टिमुलस का हम परसेप्शन करेंगे। हमने शेर देखा, सूचनाएं क्या होती है? सीधे जाएगी हाइपोथैलेमस में, कॉर्टेक्स में जाएगी, हाइपोथैलेमस के होते हुए, और वहाँ से सूचना सीधे आएगी बॉडी को जाएगी। यानी इस सिद्धांत का ये मानना था कि जैसे ही हम स्टिमुलस को परसीव करेंगे, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर और इमोशन दोनों साथ साथ होगा। यानी जब हम भागेंगे तभी डरेंगे। भागना और डरना साथ साथ। जी, ठीक है, कैननबर्ग की थ्योरी में कहा गया कि भागना और डरना साथ साथ। जेम्स लॉजे की थ्योरी में कहा गया कि भागेंगे तो डरेंगे। ठीक है सर, ये तो थ्योरी की बात हुई, रियल में होता क्या है? पढ़ते जाइए ना, आगे धीरे धीरे खुलता जाएगा। इसका साल भी बताना होगा क्या? कुछ साल में आया था नहीं, आप जब पढ़ाने चलिए तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बता दे साल भी। ठीक है, अगर बता दीजिए तो बहुत अच्छा है। 1880 में आया था जेम्स लॉजे थ्योरी, और उसके बाद कैननबर्ग की थ्योरी कब आई थी? 1927 में।
उसके बाद तीसरी थ्योरी हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये थ्योरी सबसे अच्छा व्याख्या करती है, इसको सिंगर सेक्टर थ्योरी बोलते हैं। ये भी 2 साइंटिस्ट ने, ये सब जुड़वा लोग हैं, कैनन बर्ड, जेम्स लॉजे, सिंगर सेक्टर, ये सब 2 लोगों ने मिलकर काम किया। जैसे म्यूजिक डायरेक्टर है ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जतिन ललित, तो सब 2 वैज्ञानिक है, याद रखिएगा, किसी एक का नाम नहीं है। सिंगर सेक्टर थ्योरी में क्या बनाएंगे हम? चतुर्भुज बनाएंगे, चतुर्भुज। ठीक है। नंबर 1 स्टिमुलस का परसेप्शन, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नंबर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंजेस, इंटरप्रेट करेंगे कि ये परिवर्तन हमको कब हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव अप्राइजल, ठीक है। सर दूसरे में क्या बोले सर? दूसरे वाले में क्या बोले? स्टिमुलस का परसेप्शन, दूसरा पॉइंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तीसरा इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करेंगे, और चौथा इमोशन, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ 4 चीजें हैं। सबसे पहले स्टिमुलस को परसीव करेंगे, अगर हमने शेर देखा, ठीक है, और हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया, ठीक है, दिल की धड़कन बढ़ गई, सांस की गति बढ़ गई, ठीक है, बदन हाथ थरथराने लगा, ठीक है, तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर कि अरे बाप ये शेर है, ठीक है, फलाना फिल्म में देखे थे, दौड़ा के खा गया था, इससे कोई बच नहीं सकता है, ठीक है। जैसे ही आप इंटरप्रेट कीजिएगा वैसे ही आपको डर की अनुभूति होगी, ठीक है। ये मकड़ा है, ये चला आ रहा है, ठीक है, आपने देखा फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू हुआ, गुस्सा आया, अरे साला बड़ा घिनौना है, मारा चप्पल उठा के, तो आपने कॉग्निटिव अप्राइजल किया, आपको कि एग्रेशन था, इसको देख के गुस्सा आया और इसको चप्पल से मार दिया आपने, इमोशनल बिहेवियर आपने किया, ठीक है, तो वहाँ एग्रेशन आ गया। क्लियर है? तो आपको ये 4 स्क्वायर में बनेगा ये सिंगर सेक्टर थ्योरी। चौथा जो है सिद्धांत वो है कॉग्निटिव अप्राइजल थ्योरी। कौन बताएगा ये थ्योरी? मोनी है कि चली गई? मोनी मैदान छोड़ के भागती तो नहीं है? होस्ट है। हेलो सर। हाँ मोनी, कॉग्निटिव अप्राइजल थ्योरी लेजारस की बताइएगा। 2 लाइन में, 2 लाइन में। उबरे नहीं है। अच्छा, इसीलिए तो हम उबारना चाह रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम बिजी कर रहे हैं और आप उसको छोड़ के हट नहीं रही हैं। अप्राइजल में क्या होता है? यहाँ भी वही है जो सिंगर सेक्टर ने कहा था, सिर्फ इस थ्योरी का नाम अलग है कि यहाँ भी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं व्यक्ति उसका अप्राइजल अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर करता है, जो सूचनाएं उसको मिल रही हैं उस सूचनाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार उसको इमोशन होता है, ठीक है। सर इसमें 2 बार अप्रेजल होता है ना? हाँ, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। अब सर फिर से रिपीट कर दिए थोड़ा सा। स्टिमुलस का परसेप्शन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की जो सूचना ब्रेन को जाती है वहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा, वहाँ पर उसका अप्राइजल होगा, मूल्यांकन होगा, ठीक है, और उस मूल्यांकन के आधार पर हमको इमोशन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको अप्राइजल थ्योरी का नाम दिया गया है। और एक लिंडस्ले की एक्टिवेशन थ्योरी थी जो कि ब्रेन वेव के आधार पर बात की, ब्रेन के एक्टिवेशन के आधार पर बात की गई है कि 4 तरह के एक्टिवेशन लेवल की बात की गई है। कौन कौन सा है? लो बताइए तो। ज़ीरो, लो, हाई और मॉडरेट। 0 जब हमारा ब्रेन डेड कर चुका होता है, हमको कोई इमोशन नहीं होता है, ठीक है। लो और हाई और मॉडरेट। अब बताइए कि किस में क्या होगा?
जीरो में डेल्टा वेव होगा सर। खाने पीने के दौरान मॉडरेट, ठीक है, स्लीप के दौरान लो, और गुस्से में, इमोशन के हालत में हाई। तो इमोशन में हाई है, याद रखिए। सबसे पहले मॉडरेट कब है? जब हम नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ जैसे जी रहे हैं, उस टाइम मॉडरेट एक्टिवेशन है। लो कब है? जब हम सो रहे हैं, ठीक है। हाई कब है? जब हम गुस्से में हैं। और जीरो कब है? जब घंटी बज चुकी है हमारी। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और इसी में वेव की बात की गई, अल्फा वेव और बीटा वेव। 4 तरह के वेव की बात की गई है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा। इसको थोड़ा सा हम रोक देंगे क्योंकि हमने कहीं ना पढ़ा है, ठीक है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। हालांकि उस दिन भी हमने देखा था कि अल्फा वेव जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है, बीटा जो है इमोशन में है, और थीटा जो है वो इसमें मेडिटेशन में है, मेडिटेशन की हालत में है, जो अब हम लेटे रहते हैं हल्का स्लीप में। और थीटा जो है वो डीप स्लीप में है। नहीं, डेल्टा, सॉरी, डेल्टा जो है वो डीप स्लीप में है। डेल्टा, हाँ, ठीक है, डीप स्लीप हो गया हाँ, सर, यही था। हमने भेजा था। मोनी बताइए चारों। हाँ सर, वही आप ठीक बोल रहे हैं सर। थीटा वही हल्का जो बेड पर जाते हैं, आराम हाँ, का हल्का नींद, पहला रेस्टिंग अवस्था पीरियड, जो नींद हल्की का होता है। आँख, मतलब सब कॉन्शियस, हल्की आँख बंद। सब कॉन्शियस, जी, ठीक है। जैसे पहला नींद जिसको बोलते हैं सर, हाँ, बस सब नींद कॉन्शियस में लगा चले नींद गए। आया, बस। और हाँ। डेल्टा जो होगा वो अनकॉन्शियस, डीप सो नींद, गए, डीप, अनकॉन्शियस में हाँ, चले गए। एकदम डीप हाँ, नींद। ठीक है। और बीटा हो गया इमोशंस में, और नॉर्मल कंडीशन में अल्फा हो गया। तो ये 4 तरह के ब्रेन वेव की बात की गई है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? और इमोशन, सर ब्रेन वेव में हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए। अच्छा, एक बार फिर बता सर, देते मेरे हैं। को देखो, 4 तरह का वेव हमारे दिमाग में बनता है। अल्फा यस सर, जब हम नॉर्मल हालत में हैं, ठीक है। बीटा जब हम इमोशनल हालत में हैं। थीटा जब हम सब कॉन्शियस में हैं, सो रहे होते हैं, हल्के नींद में जा रहे हैं, आराम करने, लेटे हुए हैं। जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे तो हम लेटे हुए थे उस टाइम, आँख बंद करके, ठीक है, कंसंट्रेट कर रहे थे कि हमको क्या पढ़ाना है। और चौथा, जब हम डीप स्लीप में चले गए तो वहाँ डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये 4 वेव, ठीक है। और गामा सर, गामा। और गामा उमा फिजिक्स में है। नहीं सर, गामा है जो कि साइकिक एबिलिटी को ग्रहण करता है, क्रिएटिव एबिलिटी को, वो खास पर्सन में उसको गेन करता है आदमी। वो चला गया पारासाइकोलॉजी। जी, साइकोकाइनेसिस में। हाँ, पारासाइकोलॉजी में घुस गई हैं आप। ठीक है, हमको भी याद है कुछ कुछ। अच्छा सर, ये जो जीरो बताया, फिर लो बताया, हाई बताया, मॉडरेट बताया सर हमको। तो जीरो में ब्रेन डेड हो जाता है, लो में सो रहता है आदमी, हाई में गुस्से में रहता है, मॉडर्न में नॉर्मल लाइफ जीता है। ये कौन सी थ्योरी है? इस थ्योरी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन थ्योरी, ओ, लिंडस्ले का एक्टिवेशन थ्योरी। 1951 में ये सिद्धांत आया था, ठीक है। यस। कॉग्निटिव अप्राइजल थ्योरी जो था 1970 में आया, ठीक है, लेजारस का। और सिंगर सेक्टर थ्योरी जो था 1962 में था। एक अपोनेंट थ्योरी है, अगर मोनी पढ़ा देंगी तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो थ्योरी हमने पढ़ा नहीं है। पढ़ा दो मोनी भाई हम लोग को। मोनी भाई नहीं, मोनी बहन। हाँ। अरे हम लोग इस सर, चीज वो को एक कैसे सब क्वेश्चन हो गया है। हाँ, 1 मिनट बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर, जो मनोवैज्ञानिक स्टोर किसे कहते हैं सर? साइकोलॉजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस बेसिकली एटकिंसन के मेमोरी मॉडल में बताया गया कि सूचनाएं जब हमारे मेमोरी में स्टोर होती है, सेंसोरी मेमोरी से एसटीएम में जाती हैं, एसटीएम से जब एलटीएम में जाने के बीच में ही जब सूचनाएं ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही थी तो वहाँ साइकोलॉजिकल नॉइस होता है, शोर होता है, ठीक है। तो वो बीच का एक प्रोसेस है। एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल पढ़ लीजिए आप,
एक बिल्कुल अच्छा अच्छा एक अब आएंगे, एक एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, मत घबराइए। अच्छा अच्छा ओके ओके एक चैप्टर आपका खत्म हो गया इमोशन, कल दिन में क्लास चलेगा, एक चैप्टर मोटिवेशन खत्म कर देंगे, कल शाम में क्लास चलेगा, एक चैप्टर हाँ, खत्म कर देंगे। टाइम नहीं है। बोले इंशाल्लाह। हाँ सर इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। कहा कुछ ना कुछ में आदमी फंस जा रहा, बहुत दिमाग गड़बड़ हो हाँ जा रहा। सही बात है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम चैप्टर वाइज ऐसे ही कंक्लूड कर देंगे, आप आराम से बोल पाइएगा। ठीक है, किसी को कोई सवाल? सर थोड़ा सर वेव वाली मेरा बात। था, हाँ बोलिए आप बोलिए।